नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल 5G स्टडी एग्ज़ाम पर। दोस्तों, आज मैं लाया हूं हिंदी वर्णमाला का पार्ट 2। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैंने हिंदी वर्णमाला में स्वर को पढ़ाया है दोस्तों। स्वरों को अच्छी तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है। आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो हमारे उस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो हमारे चैनल पे जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस वीडियो को भी देखें ज़रूर दोस्तों, तब उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हिंदी वर्णमाला पार्ट 2 में पढ़ाएंगे आपको व्यंजनों के बारे में। तो आइए देखते हैं व्यंजन। दोस्तों, व्यंजन के बारे में अगर बात करें तो जैसा कि हमने स्वरों के बारे में वो स्वतंत्र होते हैं, तो उसी तरीके से व्यंजन दोस्तों, व्यंजन जो वर्णों, ठीक है, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों, यह बात मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार, तो जैसे कि ये का बना है तो का में ये जब हलंत लगा देंगे तो इसमें आ बाहर आ जाएगा, यानी कि ये जो स्वर है इस व्यंजन में मिलकर पूर्ण होता है। इसीलिए कहते हैं कि जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से व्यंजन होते हैं दोस्तों। तो व्यंजन कौन से हैं? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। वर्ग इनको क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इनको डिवाइड किया गया है। ये जितने मैंने 5 वर्ग बताए हैं इन सभी को हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर होना चाहिए कि आप इन 5 वर्गों के सभी अक्षरों को, ये जो आपको बताए गए हैं, ठीक है, 25 अक्षर, ये आपको स्पर्शी व्यंजन में गिनती करनी है। ठीक है, तो इनका का वर्ग का पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसमें एक बात और भी ध्यान रखती है कि ये जो डा और ढा हैं इनके नीचे जब बिंदी लगा दी जाती है तो ये उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जब बिंदी लगा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई बिंदी नहीं होती तो डा ढा ये स्पर्शी व्यंजन में होंगे, और अगर साइड में बिंदी लगाई जाएगी तो ये अड़ा होगा, और यहाँ पर तुम्हारा डा और ढा ये इधर उच्छिप्त आ जाएंगे जब नीचे बिंदी होगी। ठीक है, और इन सभी अंतिम अक्षरों को, अंतिम वर्णों को हम पंचमाक्षर या नासिक के वर्ण कहते हैं दोस्तों, ये बात याद रखनी होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे है दोस्तों कि अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है? तो आपने स्पर्शी व्यंजन देख लिए, अब अंतस्थ व्यंजन के बारे में बताते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन में या, रा, ला, वा ये 4 अक्षर आते हैं जो कि अंतस्थ व्यंजन में आते हैं, जिसमें कि या और वा को हम अर्ध स्वर कहते हैं। या और वा को अर्ध स्वर कहते हैं। या और वा को अर्ध स्वर कहते हैं दोस्तों। और फिर इसके बाद हम रा को प्रकंपित और लुंठित वर्ण कहते हैं। रा को प्रकंपित और लुंठित वर्ण के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसी प्रकार से इनमें ला बचता है। अंतस्थ व्यंजनों में ला को हम किस नाम से जानते हैं? एक अलग नाम से, वो है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जीभ के पश्च भाग यानी कि पार्श्व भाग से बोला जाता है। ठीक है, इसीलिए ये ला को हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। आइए देखते हैं आगे दोस्तों। आगे व्यंजन की बात करेंगे दोस्तों, तो आगे है ऊष्ण व्यंजन। दोस्तों, ऊष्ण व्यंजन में क्या होता है? ऊष्ण व्यंजन जो होते हैं शा खतकों वाली और शा और हा, ये 4 अक्षर आते हैं दोस्तों। ऊष्ण व्यंजन को हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, और ऊष्मीय व्यंजन भी कहते हैं। तो इस नाम से जाने जाते हैं ये 4 अक्षर।
जिनके उच्चारण करते समय मुख से गर्म हवा निकलती है वे ऊष्मीय व्यंजन या ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 होते हैं दोस्तों। अब आगे देखते हैं संयुक्त व्यंजन क्या है दोस्तों। तो संयुक्त व्यंजन जो हैं दोस्तों, संयुक्त व्यंजन में भी 4 अक्षर आते हैं, श्रा, छा, त्रा और ज्ञा। ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं दोस्तों। आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा इनमें से संयुक्त व्यंजन है, तो इनमें आपको इनका विभाजन भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, विच्छेद भी पूछ लिया जाता है कि किस किस से मिलकर ये बने होते हैं, इसलिए ये संयुक्त कहलाते हैं। तो आपको मैंने दिखाया है यहाँ पर स्रा को सा प्लस रा और प्लस आ, ठीक है, इनके नीचे हलंत लगी होनी चाहिए ज़रूर, ये बात आपको ध्यान में रखनी। इसी प्रकार हो जाएगा छा को हम का और शा से डिनोट करते हैं दोस्तों, मिलकर बनता है छा। और त्रा को ता प्लस रा प्लस आ से त्रा बनता है। इसी प्रकार ज्ञा जो है जा प्लस इया प्लस आ से मिलकर बनता है दोस्तों। तो आपको ये क्लियर होने चाहिए, ये बहुत ही काम में आएंगे आगे। तो दोस्तों इनको बहुत ही अच्छी तरीके से नोट्स बनाते रहना दोस्तों। आइए देखते हैं आगे। व्यंजन में दोस्तों वर्णों की संख्या के बारे में आपको हम बताते हैं दोस्तों। तो वर्णों की संख्या जो है, वर्णों की संख्या में स्वर जो हैं, स्वर 11 होते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया। फिर आयोग वाह यानी कि अनुसार और विसर्ग जो हैं, जो आचार्य किशोरी दास ने बताए थे कि ये आयोग वाह हैं, अनुसार और विसर्ग को वे 2 हो जाते हैं। उच्छिप्त व्यंजन जिसमें नीचे बिंदी होती है, ठीक है, डा और ढा में, ये उच्छिप्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन मैंने बताए जो 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। और उसके बाद हो जाते हैं व्यंजन जो कि सेपरेट होते हैं 33। तो सब टोटल मिलाकर अगर हम बात करें कितने वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में, तो 52 होते हैं दोस्तों। आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको आगे बताया है कि कौन कौन से वर्ण हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं आगे है उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन के बारे में बताया गया है डा और ढा, इनमें कोई भी वर्ण शुरू नहीं होता है, ठीक है, इनसे कोई भी वर्ण या कहें कि कोई भी शब्द की शुरुआत इन वर्णों से नहीं होती है, ठीक है, ये बात आपको याद में रखनी होगी दोस्तों कि उच्छिप्त व्यंजन से कोई भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है दोस्तों। आइए देखते हैं आगे क्या है दोस्तों कि आपको मैंने पहले बताया जो स्पर्शी व्यंजन 25 मैंने आपको बताया, जिसमें का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आपका पहला वर्ग में पहला यानी का वर्ग, ये इधर से अगर हम गिने तो ये भी वर्ग कहे जाएंगे, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे यानी कि ऐसे ऐसे आपको गिने जाएंगे, तो 5 भी है, ऐसे भी हैं, ठीक है। तो ये 25 हो जाते हैं। तो इनको हम डिनोट कर दिया है 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये जो अंतिम है तो मैंने आपको बताए थे कि ये नासिक के व्यंजन है दोस्तों। अंतिम पाँचों, हर वर्ग का 5वां जो अक्षर है वो नासिक के व्यंजन कहलाता है दोस्तों। इतना क्लियर होगा दोस्तों। आइए देखते हैं आगे दोस्तों हैं जो अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन जो मैंने बताया या, रा, ला और वा, ये 4 होते हैं। और उष्णीय व्यंजन जो होते हैं शा, शा, सा, हा, ठीक है। तो ये 4 होते हैं। अब हम इनको विभाजन के आधार पर देखते हैं कि कौन कौन से विभाजन हो सकते हैं व्यंजनों में। तो दोस्तों देखते हैं वायु प्राण के आधार पर। वायु प्राण के आधार पर कहने का मतलब है कि मुख से हवा निकलने के आधार पर आपको हम बताएंगे कि कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। मेनली 2 प्रकार से बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण, जिसमें कि अल्प प्राण में जिसको बोलने में कम वायु लगे या वायु प्राण लगे वे अल्प प्राण कहलाते हैं, और जिसमें बोलने में अधिक वायु लगे वे वायु प्राण महाप्राण कहलाते हैं दोस्तों। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? अल्प प्राण में अगर बात करें तो हम अल्प प्राण की बात करें तो स्वर आ जाते हैं, और पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग दोस्तों। और अंतस्थ व्यंजन यानी कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि पहला वर्ग दूसरा वर्ग क्या है, कि ये पहला वर्ग, ठीक है दोस्तों, ये जो है पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और 5वां वर्ग ये अल्पप्राण हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और ये जो अंतस्थ व्यंजन है ये आपके हो जाएंगे दोस्तों।
तो आइए देखते हैं। फिर महाप्राण की इसी प्रकार से बात करते हैं, जिसमें वायु बोलने में वायु ज़्यादा निकलती है, वे होते हैं महाप्राण। तो महाप्राण में दूसरा और चौथा जो है ये महाप्राण वर्ग हो जाता है, और इसमें ऊष्मीय व्यंजन आ जाते हैं, शा और हा, तो ये हो जाते हैं महाप्राण। तो इनके आधार पर हम वायु के आधार पर वर्गीकरण में इनको विभाजित कर देते हैं। तो आइए देखते हैं और क्या विभाजन हो सकता है व्यंजनों में। तो दोस्तों जो है स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें तो ये भी दो प्रकार से विभाजित किया गया है, जिसमें अघोष और सघोष हैं, या फिर घोष भी कह सकते हैं। तो अघोष में क्या क्या गिना जाता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। इससे पहले कि हम आपको बताएं कि अघोष क्या है। अघोष जिसको बोलने में स्वर तंत्रियाँ कंपन न करें वे अघोष वर्ण कहलाते हैं, और जो सघोष या घोष वर्ण होते हैं इनमें जिसको बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन हो वे सघोष या घोष स्वर कहलाते हैं, ठीक है। तो इनका विभाजन करते हैं कि कौन कौन से अघोष में आते हैं और कौन कौन से सघोष में आते हैं। तो इसमें हो जाएगा पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, और अब ये हो जाएंगे सा, शा और शा, ये अघोष में आ जाएंगे। और सघोष की बात करें अगर, तो सघोष में दोस्तों आ जाता है तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग, और इसमें स्वर भी शामिल होते हैं, और इसमें हा भी शामिल होता है, और अंतस्थ व्यंजन के चारों अक्षर शामिल होते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं अगला वर्गीकरण। दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा शायद, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। अगर कोई गलती हो रही हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर अच्छा लग रहा हो दोस्तों ये सेशन, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। तो उच्चारण स्थान के आधार पर इनका वर्गीकरण करते हैं दोस्तों। तो इनका उच्चारण स्थान के आधार पर अगर वर्गीकरण करें तो कंठ वर्ण, तालव्य वर्ण और मूर्धन्य वर्ण और दंत वर्ण और ओष्ठ वर्ण, इनको हम अगर विभाजित करें तो कंठ वर्ण में आपका का वर्ग के सारे अक्षर आ जाते हैं, यानी कि का, खा, गा, घा, ञ, ठीक है। और आ भी आ जाता है, और बड़ा आ भी आ जाता है, और हा आ जाता है, आहा यानी विसर्ग आ जाता है। तो दोस्तों कंठ में इन सभी को हम कंठ वर्ण भी कह सकते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं तालु वर्ण क्या है। तालु वर्ण में चा वर्ग आ जाता है, चा, छा, जा, झा, या, और छोटी ई, बड़ी ई और या और सा भी आ जाता है। तो अब बात करते हैं मूर्धन्य की दोस्तों। तो मूर्धन्य में क्या है दोस्तों, टा वर्ग आ जाता है, ठीक है। टा वर्ग में पांचों अक्षर, और उसके बाद ऋषि और रा और सा, ये मूर्धन्य में आ जाते हैं। अगला देखते हैं दंत वर्ण। दंत वर्ण में ता वर्ग आ जाता है, ता वर्ग के पांचों अक्षर और ला और शा, ये दंत वर्ण में आ जाते हैं दोस्तों, इनके उच्चारण होते हैं। और फिर बात करते हैं ओष्ठ से उच्चारण होने वाले, तो पा वर्ग आ जाता है पूरा, पांचों अक्षर और ऊ और बड़ा ऊ, ये आ जाते हैं ओष्ठ में। तो दोस्तों इतना समझ में आया होगा। और आगे देखते हैं कि कौन कौन से उच्चारण स्थान होते हैं, ठीक है। तो इसमें बात करें कंठ और तालव्य, यानी कंठ और तालु से बोले जाने वाले जो स्वर हैं या वर्ण हैं, ये हैं ए और ऐ, ठीक है, ऐ और बड़े ए। तो इसको हम कंठ तालव्य कहेंगे, क्योंकि इनका निर्माण आ और रा से, ये मैंने पहले बता दिया, इसलिए ये कंठ और तालव्य से कहे जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद कंठौष्ठ से बोले जाने वाले ओ और औ हैं। कंठौष्ठ का मतलब कंठ और ओष्ठ से बोले जाने वाले, इनका निर्माण आ और ऊ से मिलकर बना था, इसीलिए ये कंठौष्ठ बोले जाते हैं। और दंतौष्ठ में क्या आ जाता है, तो दंत और यानी कि दंत्य और ओष्ठ से मिलकर बनता है वाह। तो ये वर्गीकरण हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट बताने की कोशिश की है दोस्तों। इस वर्णमाला में अगर कोई कमी रह गई हो दोस्तों, तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और हमारे चैनल को लाइक करें दोस्तों। इसी से हम
मोटिवेट होते हैं लाइक और सब्सक्राइब से दोस्तों। तो इसलिए आपके साथ की ज़रूरत है दोस्तों हमारे चैनल को 1K सब्सक्राइबर पूरे कराने में दोस्तों। तो आपसे बहुत ही विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल के 1K सब्सक्राइबर पूरे कराने में सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों। सो गाइस, धन्यवाद।